गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज अब चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वह है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो यहाँ देखिए, इस अध्याय में आपको क्या स्टडी करना है। एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन परिचय करवा देती हूँ। देखिए, आज़ादी के पहले दशक में 1947 में हम आज़ाद हुए, तो इसके पहले जो 10 साल थे, पहला जो दशक था, राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया चली थी। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा है। ठीक है, पहले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था और उसके बाद की जो हमारी दिशाएं थी उस चीज़ से आप अवगत हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ नई नई चुनौतियां सामने आई। कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी भी थी जिनका समाधान पूरी तरह से नहीं हुआ था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। लोकतंत्र की जैसे जैसे रास्ते पर हम बढ़ते गए तो लोगों में मतलब ऑटोनॉमी, मतलब अलग से रहें, अलग से उनका प्रशासन हो, राज्य हो, देश हो, मतलब कुछ ऐसी तरीके की जो भावनाएं थी वह उनमें उत्पन्न होने लग गई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे की हदों को पार करके भी हुई। कभी कभी जो स्वायत्तता की आकांक्षा थी, जो इच्छा थी, वह इस तरीके से हुई कि जो उसकी अभिव्यक्ति की गई, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन की गई, वो इस तरीके से की गई कि वह संविधान का जो ढांचा है उससे भी मतलब क्या नाम है, उसकी हदों को भी पार कर गई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप भी ले लिया और संघर्ष जो है वह लंबा खिंचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठा लिए। देखिए, जब लोग यहाँ पर संघर्ष करने लग रहे थे तो उनके जो तेवर थे, मतलब वो किस में थे, आक्रामक तेवर थे उनके, और बहुधा मतलब उन्होंने हथियार भी उठा लिए थे। यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी और इस दशक तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। देखिए, 1947 से हमारे यहाँ पर एक ही पार्टी डोमिनेंट थी, कांग्रेस डोमिनेंट थी। लेकिन 1980 के बाद जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो विपक्षी दल के रूप में, जिसे हम गैर कांग्रेसी कह सकते हैं, और यह मतलब अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, मतलब टूटने की कगार पे आ गई थी। केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाता है। ये जो दशक है इसको काफ़ी बड़े मतलब संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाता है। इस दशक में यदि हम बात करें तो असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर की क्षेत्र आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े थे। इस अध्याय में हम इन मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सकें। अब देखिए, यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, अध्ययन जो हम करेंगे, वह किसके बारे में करेंगे, असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से सवाल उठा सकें, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चंस ऐसे हैं कुछ हमारे सामने जिनके हमें आंसर पुट करने हैं। चैप्टर रीड करने के बाद इजीली आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है, भारत ने ऐसी चुनौती और तनाव के प्रति क्यों कदम उठाए, लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयां आती हैं, लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलते हैं। अब देखिए, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे क्षेत्र और राष्ट्र की। 1980 के दशक का ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जाता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। जो लोग इन आंदोलनों में शामिल हुए उन्होंने अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। दबाव सरकार ने भी डाला और जवाब में उन्होंने भी कार्रवाई की। इस क्रम में राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया जो थी वह अवरुद्ध हो गई, उसमें बाधा उत्पन्न हो गई, वह रुक गई। आश्चर्य नहीं है कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले
अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर संघर्ष चले वह काफ़ी लंबे समय तक चले थे। फिर उसके बाद देखिए, इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार ने मतलब संघर्ष जो है उन पर विराम लगाना था, उनको स्टॉप करना था, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुलह की मतलब बातचीत का रास्ता ही अपनाया था। स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों को समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटाया जा सके। बातचीत का लक्ष्य सबसे मतलब जो पॉइंट रखा गया था वह यह रखा गया था कि यदि बातचीत को सुलझाना है तो वो किस तरीके से सुलझाना है, संविधान के दायरे में रहकर उसे निपटाया जाएगा। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के सवर उभरे। ये जो यात्रा थी, ये जो समझौते हुए, यह यात्रा काफ़ी बड़ी दुर्गम थी, ठीक है, काफ़ी कठिन थी और इसमें जब तब हिंसा के सवर भी उभरे थे। भारत सरकार का नज़रिया देख लेते हैं। राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों में बार बार गुजरी। भारत में विभिन्न अक्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। देखिए, जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो भारत के संविधान के बारे में जब भी हमने पढ़ा तो उसमें विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा की गई। जो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, जो विविधताएँ हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाई अक्षेत्र हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इंडियन कम्युनिटी को, तो उनकी बात भी मतलब उन्हीं चीज़ों को हम बार बार हमारे माइंड में मतलब वही चीज़ें आती हैं। भारत में विभिन्न अक्षेत्र हैं और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। जितने भी समूह हैं वह अपनी भाषाई समूह की जो अपनी संस्कृति है उसे बनाकर रख लेते हैं, यह उन्हें अधिकार है। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन का निर्माण का निर्णय लिया जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रही। हमने एकता की जो भावधारा रखी वो इस तरीके से रखी कि एक ऐसा सामाजिक जीवन का निर्माण का हमने निर्णय लिया जिसमें इस समाज को आकार देने वाली जो तमाम संस्कृतियाँ की जो विशिष्टता है वह बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस क्षेत्र में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा है। यूरोपियन जो कंट्री हैं उनमें मतलब जो क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं उनको नकार दिया जाता है। वहाँ जो है जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, हमने उसे यूनिटी के रूप में कंसीडर किया, सभी को अपनी संस्कृति के प्रति अधिकार दिए। लेकिन यदि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सांस्कृतिक विभिन्नता को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो राष्ट्र की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक शासन है। भारत ने जो यहाँ पर डाइवर्सिटी है उसके सवाल के लिए यहाँ पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्रीय विरोधी नहीं मानता है। देखिए, लोकतंत्र में जो है वह क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है। जो वहाँ पर विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उनकी अभिव्यक्ति की अनुमति उन्हें है। दूसरा, लोकतंत्र क्षेत्रीय को राष्ट्रीय विरोधी नहीं समझता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा तथा
किसी खास अक्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के भी पूरे अवसर हैं, फुल अपॉर्चुनिटी है कि विभिन्न जो दल हैं या समूह हैं वो अपनी पहचान, आकांक्षा या कोई जो उनको खास समस्या है उसको आधार बनाकर अपनी भावनाओं की क्या कर सकते हैं, नुमाइंदगी कर सकते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में अक्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का यह भी अर्थ है कि अक्षेत्रीय मुद्दे और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी भी दी जाएगी। यहाँ पर ये कहता है जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका अर्थ क्या है कि वो जो अक्षेत्रीय मुद्दे होंगे, जो समस्याएं होंगी, उन पर जो नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी भी दी जाएगी, वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानी खड़ी हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार अक्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरोकारों के कारण राष्ट्र की बृहत्तर आकांक्षाओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो और साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ अक्षेत्रों की ताकत उन्हें अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले में राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, अब हम आपका चैप्टर रीड करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, देखिए, रीजनल एस्पिरेशन जो अक्षेत्रीय विविधताएं हैं उनके बारे में, जो अक्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर ऑफ दिस बुक In the first chapter of this book, we studied the process of national building in first decade after independence। जो पहला चैप्टर आपने रीड किया उसमें आपने पढ़ा होगा, किस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा? नेशनल बिल्डिंग, जो हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा था उसके बारे में पढ़ा है। बट नेशन बिल्डिंग इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल टाइम टू कम। लेकिन राष्ट्र का निर्माण मतलब एक तरीके से एकदम से एक समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू चैलेंजेस कम अप। जैसे जैसे समय बीता कुछ नई चुनौतियां हमारे सामने आई। सम ऑफ द ओल्ड प्रॉब्लम्स, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स जो थी, हैड नेवर बीन फुली रिजॉल्व, अभी तक वो पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई थी। एज द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट अनफोल्ड, ये जो हमारा लोकतांत्रिक जो एक्सपेरिमेंट था अनफोल्डेड था, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन बिगेन टू एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशन फॉर ऑटोनॉमी। ये कहता है अलग अलग रीजन्स के जो लोग थे उन्होंने अपने जो एस्पिरेशंस थे उनको प्रेजेंट किया। वो ऑटोनॉमी चाहते थे, अलग होना चाहते थे। समटाइम्स दीज एस्पिरेशंस, और कुछ बार ये मतलब जो आकांक्षाएं थी उनके जो एस्पिरेशंस थे वो एक्सप्रेस किए गए आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन, जो हमारा मतलब ढांचा है इंडियन यूनियन, इंडियन संघ का। ठीक है, कई बार वो उसके फ्रेमवर्क से भी बाहर थे। दीज इन्वॉल्व लॉन्ग स्ट्रगल्स, इनमें लॉन्ग स्ट्रगल्स इन्वॉल्व थे, एंड ऑफन एग्रेसिव, और कई बार लोग जो है वह काफ़ी एग्रेसिव, गुस्से भड़के हुए हो जाते थे। आर्म्ड एसोसिएशन बाय द पीपल, और लोगों ने यहाँ तक कि इनमें हथियार भी उठा लिए थे। दिस न्यू चैलेंजेस कम टू फोर इन द 1980, जो इस तरीके के जो चैलेंज थे वो कब आए हमारे सामने, उभर कर हमारे सामने 1980 में आए। एज द जनता एक्सपेरिमेंट कम टू एन एंड देयर वॉज इन सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द सेंटर। देखिए, जनता एक्सपेरिमेंट, जो जनता पॉलिटिकल पार्टीज आई थी जिसमें गैर कांग्रेसी जो लीडर्स थी वो इंक्लूडेड थे। कम टू द एंड, अब उसका मतलब जो है वह आखिरी समय था। देयर वॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब कुछ मतलब राजनीतिक रूप से भी स्टेबिलिटी आ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। एंड दिस डिसाइड विल रिमेंबर्ड फॉर द सम मेजर कन्फ्लिक्ट एंड अकॉर्ड इन द वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। और इसी डिकेड के अंदर कुछ मतलब बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स हुए और कुछ सामंजस्य भी हुए अलग अलग क्षेत्रों में, स्पेशली इन असम। और कुछ हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो भी इन्हीं स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि असम के बारे में,
पंजाब और मिजोरम और डेवलपमेंट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड दिस केस। जब हम इस चैप्टर में इन केसेस को स्टडी कर लेंगे सो एज टू आस्क सम जनरल क्वेश्चंस, हम कुछ जनरल क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टेंशंस अराइजिंग आउट ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन। हाउ हैज़ द इंडियन स्टेट रिस्पॉन्डेड टू दिस टेंशन एंड चैलेंजेस, और जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको मतलब किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये जो टेंशंस हैं, जो ऑटोनॉमी की, जो ये एग्रेसिव पर्सनस हैं, ठीक है, उनको कैसे डील करना है, जो टेंशंस हैं, चैलेंजेस हैं उनके लिए व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, और जो डिफ़िकल्टी है वो किस तरीके की हैं। आर फेस्ड इन द बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी, जिसमें हमें फेस करना पड़ रहा था जो लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं, ठीक है, नेशनल यूनिटी है उसको बनाए रखने के लिए। व्हाट आर द लेसन्स हेयर अचीविंग यूनिटी एंड विद द डाइवर्सिटी इन द डेमोक्रेसी। रीजनल एस्पिरेशंस देख लेते हैं। देखिए, in 1980 may be seen as a period of rising regional aspiration for the autonomy। हम जो 1980 का जो मतलब पीरियड है उसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं हम उसे, एक ऐसा पीरियड जिसमें रीजनल एस्पिरेशन जो थी, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी स्वायत्ता की, वो उभर कर आई ऑफन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन, और वो जो ज़्यादातर थी वह मतलब जो इंडियन यूनियन का जो हमारे भारत संघ का ढांचा था, फ्रेमवर्क था, उससे बाहर थी। एंड दिस मूवमेंट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व आर्म्ड असर्शन बाय द पीपल, और इसके अंदर लोगों ने हथियारों का भी प्रयोग किया, देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल सके, एंड ए कोलैप्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस, और इस तरीके से यहाँ पर मतलब एक अवरुद्ध पैदा हुआ राजनीतिक और चुनाविक रूप से। इट इज़ ऑल्सो नॉट सरप्राइजिंग, यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, दैट द मोस्ट ऑफ दिस स्ट्रगल्स वर लॉन्ग ड्रॉन, ज़्यादातर जो स्ट्रगल्स थे वे काफ़ी लंबे समय तक चले थे, एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटेड सेटलमेंट और अकॉर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्रुप लीडिंग द मूवमेंट ऑफ द ऑटोनॉमी। और फिर उसके बाद ये कहता है कि जो कंक्लूजन फाइनल निकला था उसमें नेगोशिएशन करना पड़ा, ताकि एक सामंजस्य एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड द ग्रुप जो इन्हें लीड कर रहे हैं इन मूवमेंट्स को ऑटोनॉमी के लिए, द कोड वर रिच्ड, और जो मतलब सुझाव जो मतलब सामंजस्य के बीच में हुआ था वो क्या था, रिच्ड आफ्टर ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग दैट द एम टू सेटल कंटेनियंस इशू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो भी मतलब इशू है उन्हें सेटल किया जाएगा, सुलझाया जाएगा, किस बिहाफ पे सुलझाया जाएगा कि मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही होने चाहिए, इससे बाहर नहीं होने चाहिए। येट द जर्नी टू अकॉर्ड वॉज ऑलवेज जो है वो टूमल्टियस एंड ओपन वायलेंट, और जो ये जर्नी थी, जो अकॉर्ड की जो ये जर्नी थी, ठीक है, जो एग्री मतलब वो हो गई थी, जो ये सहमति उनके बीच में हो गई थी, वो काफ़ी दुर्गम थी और हिंसात्मक उसे कह सकते हैं। इंडियन अप्रोच देख लेते हैं, भारत सरकार का जो नज़रिया था उसके बारे में। इन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग वी हैव repeatedly come across one basic principle of Indian approach to diversity. The Indian nation shall not deny the rights of different region and linguistic group to retain their own culture। ये इसमें क्या कहा गया है कि जब भी हमने स्टडी किया है इंडियन कल्चर के बारे में, और ये जो हमारा प्रोसेस था नेशन को बिल्ड करने के लिए, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही चीज़ को देखा है, जहाँ बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यहाँ की विविधताएँ जो हैं, जो यहाँ की डाइवर्सिटी है। जो इंडियन नेशन है सेल नॉट डिनाई, इंडियन नेशन जो है वह भारतीय जो राष्ट्र है सेल नॉट डिनाई, वह मना नहीं कर सकता द राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग क्षेत्रों को जो राइट्स मिले हुए हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप को, ताकि वह अपने कल्चर को बनाए रख सकें, रिटेन कर सकें। वी हैव डिसाइडेड टू लाइव ए यूनाइटेड सोशल लाइफ विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्टनेस ऑफ ए न्यूमरस कल्चर एंड दैट कॉन्स्टिट्यूटेड इट। ये कहता है हमने मतलब डिसाइड किया था कि हम एक मतलब एकता के समाज जो सोशल लाइफ में रहेंगे, लेकिन जो हमारी विविधताएँ हैं, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, वो इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इंडियन जो
नेशनलिज्म है, जो भारतीय जो राष्ट्रीयता है, साउथ टू बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब इसमें जो मतलब एक ही सिद्धांत को अपनाया गया है, यूनिटी एकता और डाइवर्सिटी विभिन्नता को। द नेशन वुड नॉट मीन द नेगेशन ऑफ द रीजन, जो नेशन है उसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि मतलब वो नेगेशन नेग्लेक्ट करे जो रीज़न है, जो क्षेत्र हैं, जो उसकी विविधताएं हैं उनको नेग्लेक्ट करे। इन दिस सेंस ऑफ इंडियन अप्रोच वाज डिफरेंट, जिस सेंस में इंडिया का जो नज़रिया है वो अलग है, जो यूरोपियन कंट्री ने अपनाया उनसे अलग है। वेयर जो यूरोपियन कंट्री की बात करें तो जो यूरोपियन कंट्री हैं वो डाइवर्सिटी को एज ए थ्रेट के रूप में कंसिडर करती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ मतलब एक राष्ट्र के लिए क्या खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन भारत में इस नज़रिए को नहीं अपनाया गया है। इंडिया अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक अप्रोच, इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपनाया टू क्वेश्चन ऑफ द डाइवर्सिटी के क्वेश्चन के लिए। डेमोक्रेसी अलाउ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, जो डेमोक्रेसी है वो अलाउ करती है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को ऑफ रीजनल एस्पिरेशन के लिए। डज नॉट लुक अपॉन दैम एज ए एंटी नेशनल, वो उन्हें मतलब राष्ट्र के विरुद्ध नहीं देखती है, डाइवर्सिटी को वो मतलब एक साथ देखती हैं, नेशनल के विरुद्ध नहीं देखती हैं। बिसाइड्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है अलाउ पार्टीज़ को अलाउ करती है, ग्रुप्स को जो इन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, जो इनकी क्षेत्रीय पहचान है उसके आधार पर एस्पिरेशंस हैं या इनकी कोई स्पेसिफिक इनके रीजन से रिलेटेड कोई भी इनकी समस्या है उनको। दस इन द कोर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इस तरीके से जो हम कह सकते हैं जो लोकतांत्रिक राजनीति है, रीजनल एस्पिरेशन गेट स्ट्रेंथन, जो रीजनल एस्पिरेशन है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो स्ट्रेंथ हो रही हैं, उनको पावर मिल रही है, शक्ति मिल रही है। एट द सेम टाइम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑल्सो मीन दैट द रीजनल इशू एंड द प्रॉब्लम विल रिसीव एडिक्वेट अटेंशन, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जो रीजनल इशू हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दे, एडिक्वेट अटेंशन एंड अकोमोडेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। सच इन अरेंजमेंट मैनी समटाइम्स लीड टू टेंशन एंड प्रॉब्लम, ये कहता है इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं उनमें कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, टेंशन्स उत्पन्न हो जाती हैं। समटाइम द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी मी ओवर थ्रो द रीजनल नीड्स, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि यह जो मतलब रीजनल नीड्स हैं, जो रीजनल डाइवर्सिटी है वह है मतलब ओवर शेडो हमारी यूनिटी के लिए मतलब खतरा उत्पन्न हो सकती है। एट द अदर टाइम ए कंसर्न फॉर्म ए रीजन अलोन में blind us to larger need of the nation, therefore political जो conflicts हैं over issue of power of the region, जो political conflicts हैं वो किस चीज़ के लिए हैं, जो उस region की powers हैं उनके लिए, उनके rights के लिए। their separate existence are common to nation that want to respect diversity, वो जो मतलब क्या चाहते हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। देट वांट, वो चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले डाइवर्सिटी में, वाइल ट्राइंग टू फोरस एंड रिटेन यूनिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर करेंगे वो करेंगे एरियाज़ ऑफ टेंशन, ठीक है।